नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरानी तेल आयात को लेकर अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच। इस मामले का वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। कंपनी अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस से अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी तेल उत्पादों के कथित आयात को लेकर जानकारी मांगी है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि यह सूचना 4 फरवरी 2026 को मांगी गई थी। इसके बाद मंगलवार को अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में करीब 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जून 2025 में रिपोर्ट किया था कि गौतम अडानी के नियंत्रण वाली कुछ कंपनियों पर मुंद्रा बंदरगाह के जरिए ईरान से एलपीजी आयात का आरोप है, जबकि ईरान के तेल व्यापार पर अमेरिका के प्रतिबंध हैं। कंपनी ने कहा कि इस मामले का उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा है और एलपीजी कारोबार उसके कुल राजस्व का बहुत छोटा हिस्सा है। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस ने जून 2025 से सभी एलपीजी आयात बंद करने की बात भी कही है। यह जांच अडानी समूह पर चल रही अन्य अमेरिकी जांचों और पहले से लगे आरोपों के बीच सामने आई है, जिनसे समूह लगातार इनकार करता रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के सलाहकार का नाम। मोदी की चुनावी रणनीति और आर्थिक नीतियों में मदद कर रहे थे। जेफरी एप्स्टीन की कुख्यात फाइल्स में भारत से जुड़े कई प्रमुख नामों का खुलासा हो रहा है, जो राजनीतिक और व्यापारिक हलकों में हलचल मचा रहा है। इन दस्तावेजों में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले व्यक्तियों के उल्लेख ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को फैक्ट चेकर मोहम्मद सुपेर ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में कई पोस्ट किए, जिसमें इन्वेस्टमेंट गुरु रवि मंथा का नाम प्रमुखता से लिया गया। एप्स्टीन फाइल्स में स्पष्ट रूप से लिखा है, रवि मंथा पीएम मोदी को चुनावी और आर्थिक सलाह देने वाले विशेषज्ञों में से एक हैं। 2014 में इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अरविंद पनगड़िया और रवि मंथा जैसे विशेषज्ञ मोदी की चुनावी रणनीति और आर्थिक नीतियों में मदद कर रहे थे। एप्स्टीन फाइल्स में एक ईमेल में मंथा ने एप्स्टीन को अपनी फेसबुक आईडी शेयर की, जो स्वराज्य मैगजीन में दर्ज आईडी से मेल खाती है। यह दर्शाता है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मंथा जैसे लोग उनके साथ जुड़े थे और चुनावी रणनीति तैयार करने में सक्रिय थे। इसके अलावा फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम भी ईमेल के संदर्भों में सामने आया है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर थरूर का हमला। बोले, पहले से तय खरीद समझौते जैसा लगता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील पर तीखी आलोचना की है। मंगलवार को लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान उन्होंने कहा कि यह डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कम और पहले से तय खरीद समझौते जैसी ज्यादा लगती है। थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पर सवालों से बचने के लिए पिंग पोंग खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दावा सही नहीं है कि भारत ने चीन, वियतनाम या अन्य एशियाई देशों से बेहतर डील हासिल की है। थरूर के मुताबिक भारत का अमेरिका के साथ व्यापार लगभग 130 अरब डॉलर का है और 45 अरब डॉलर का सरप्लस है। इसके बावजूद सरकार ने 5 साल में 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिकी निर्यात पर 18% टैरिफ है, तो भारत कैसे लगभग शून्य टैरिफ, खेती खोलने और रणनीतिक ऊर्जा आयात बदलने जैसे वादे कर रहा है। थरूर ने कहा कि संसद को किसानों, एमएसएमई और घरेलू उद्योग की सुरक्षा को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई, जिससे बजट की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर टीएमसी ने बनाई दूरी। अभिषेक बनर्जी बोले, दबाव धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। टीएमसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर साइन करने से फिलहाल दूरी बना ली है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी उद्देश्य से सहमत है, लेकिन संयमित और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने पहले स्पीकर को विपक्ष की शिकायतों पर कार्रवाई का मौका देने की बात कही और कहा कि अगर 3 दिनों में कोई कदम नहीं उठता तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। इसके उलट टीएमसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का खुलकर समर्थन किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में सभी विकल्प आजमाए जा चुके हैं और अब इम्पीचमेंट आखिरी रास्ता है। टीएमसी का मानना है कि दबाव धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए, न कि जल्दबाजी में फैसला लिया जाए। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। बीजेपी ने महिला सांसदों को किया आगे। स्पीकर ने विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन का दिया जवाब। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा।
इस प्रस्ताव पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के 125 से ज्यादा एमपीज के हस्ताक्षर हैं। हालांकि टीएमसी ने अभी समर्थन नहीं दिया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। हंगामे के कारण मंगलवार को भी संसद बार-बार स्थगित हुई और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक टालनी पड़ी। वहीं इस बीच बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर 4 फरवरी को सदन में हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के लिए विपक्षी महिला सांसदों पर कार्रवाई की मांग की और स्पीकर की भूमिका की सराहना की। वहीं इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को अपने खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा सचिवालय को नोटिस की जांच कर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान के अंदर चाकू मारकर की गई हत्या। बांग्लादेश में आम चुनाव से कुछ दिन पहले मेमनसिंह जिले में एक हिंदू व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया है। 62 वर्षीय सुसेन चंद्र सरकार, जो चावल के व्यापारी थे, कि सोमवार रात को त्रिशाल इलाके में उनकी दुकान के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया और वारदात के बाद दुकान का शटर बंद कर फरार हो गए। परिवार के लोगों ने जब दुकान खोली तो सुसेन चंद्र सरकार खून से लथपथ मिले। उन्हें मेमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित के बेटे सुजान सरकार ने बताया कि हमलावर दुकान से कई लाख टका लूट कर ले गए और उनके पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों की पृष्ठभूमि में हुई है। अमेरिका के साथ अगली वार्ता पर ईरान का बयान। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अहम बयान देते हुए मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओमान में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई सीधी बातचीत से यह स्पष्ट हो गया है कि आगे भी वार्ता जारी रहेगी। इस बातचीत की मध्यस्थता ओमान ने की थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने ओमान के राजनयिकों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से अप्रत्यक्ष बातचीत की थी। अरागची ने यह भी पुष्टि की कि वार्ता के अंत में उनकी अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। इस्माइल बाकाई ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका पर निर्भर करता है कि वह दबाव से मुक्त होकर फैसले ले और चेतावनी दी कि जो कदम क्षेत्र के लिए खतरनाक हैं, वे अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। अप्रकाशित किताब विवाद पर जनरल नरवणे का पहला रिएक्शन। पब्लिशर पेंगुइन के बयान पर दी प्रतिक्रिया। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब को लेकर हुए विवाद पर पहली प्रतिक्रिया दी है और किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान का समर्थन किया है। नरवणे ने पेंगुइन का बयान सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि यह किताब का स्टेटस है। बता दें कि इससे पहले पेंगुइन ने साफ किया था कि किसी किताब के प्री ऑर्डर या उसकी घोषणा को पब्लिकेशन नहीं माना जा सकता। पब्लिशर ने कहा कि उसके पास नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अकेले पब्लिशिंग राइट्स हैं और यह किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, ना ही इसकी कोई प्रति प्रिंट या डिजिटल रूप में प्रकाशित, वितरित या बेची गई। पेंगुइन ने यह भी चेतावनी दी कि किताब की कोई भी कॉपी, चाहे वह पीडीएफ, डिजिटल या प्रिंट रूप में हो, अगर सर्कुलेशन में है तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन है। पब्लिशर ने बिना अनुमति फैलाव को तुरंत रोकने की अपील की और कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत अमेरिका डील में 18% टैरिफ होने पर जिस बांग्लादेश से तुलना कर मोदी सरकार खुशियां बना रही थी, उसने अमेरिका से एक सौदा कर रातों रात उन खुशियों पर पानी फेर दिया। इस सौदे से भारतीय टेक्सटाइल को दोहरा झटका लगा है। दरअसल बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में अमेरिका के साथ एक ऐसा सौदा कर लिया है कि उसे 0 टैरिफ देना होगा, जबकि भारतीय टेक्सटाइल पर 18% टैरिफ लगेगा। सीधा मतलब यह है कि 100 रुपए का कपड़ा बांग्लादेश अमेरिका में 100 रुपए में बेच पाएगा, जबकि भारत को अमेरिका में बेचने पर 118 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा भारतीय कपास पर निर्भर रहा बांग्लादेश अब अमेरिका से ही कपास खरीदेगा, जिससे भारतीय कपास किसानों, स्पिनर्स और तिरुपुर, सूरत, पानीपत जैसे टेक्सटाइल हब को नुकसान होगा। बता दें कि ये खबर सामने आने के बाद इसका बाजार में असर भी दिखा। कई टेक्सटाइल शेयर 5% तक गिरे। विपक्ष ने कहा है कि स्टील से लाखों नौकरियां खतरे में हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए कि 18% टैरिफ से भारत को आखिर फायदा क्या हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व ट्रेड नेगोशिएटर अभिजीत दास ने कहा है कि कल रात तक लग रहा था कि भारत को अमेरिका में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि
हमारा टैरिफ 18% था और बांग्लादेश का 19%, लेकिन आज व्हाइट हाउस की घोषणा से बांग्लादेश को कोटा के साथ 0% टैरिफ मिल गया। अब भारत को 18% टैरिफ के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप से पहले भारतीय टेक्सटाइल पर 3% टैरिफ था, जो अब 18% हो गया है। उन्होंने व्यंग्य किया कि कॉमर्स मिनिस्टर हमें इस जीनियस डील के लिए ताली बजाने को कहते हैं। अब बांग्लादेश को 0% टैरिफ मिल रहा है तो भारतीय निर्यातकों को 18% टैरिफ के साथ क्या फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार 18% टैरिफ को ऐतिहासिक जीत बता रही है। वहीं विपक्ष ने इसकी तुलना अमेरिका बांग्लादेश की डील से की है। बांग्लादेश को कई कपड़ों पर 0 ड्यूटी एक्सेस दिया गया है, जिससे तिरुपुर और सूरत जैसे भारतीय कपड़ा हब पिछड़ जाएंगे। यह भारतीय कपास और गारमेंट सेक्टर पर एक घातक प्रहार है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी समझौते को पीआर रैप्ड विश्वासघात करार दिया। सांसदों का कहना है कि यह समझौता भारत के रणनीतिक राष्ट्रीय हितों और निर्यात इंजन की पली चढ़ाकर किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि 18% टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार में नुकसान होगा। बांग्लादेश भारत से कपास और यार्न का बड़ा खरीदार है, लेकिन अब यह डील बांग्लादेश को अमेरिकी कपास की ओर ले जाएगी, जिससे भारतीय कपास किसानों और स्पिनर्स को दोहरा नुकसान होगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। वहीं जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा, जबकि भारत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। अमेरिका ने ट्रेड डील की फैक्ट शीट जारी की। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का संसद के बाहर प्रदर्शन। विपक्ष ने लगाया किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप। खड़गे बोले, फैक्ट शीट ने खोल दी पोल। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के ऐलान के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है, जिसमें भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाने या खत्म करने की बात कही गई। इस फैक्ट शीट में जो एक अहम बात सामने आई है, उसमें कहा गया है कि भारत कुछ दालों सहित अमेरिका से आने वाले कई खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 फरवरी को भारत अमेरिका के संयुक्त बयान में दालों का जिक्र नहीं था। व्हाइट हाउस की 9 फरवरी की फैक्ट शीट में लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट्स, फल, सोयाबीन तेल, शराब और कुछ दालों को शामिल किया गया है। हालांकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 फरवरी को भोपाल में कहा था कि दालें, अनाज, सब्जियां और कई खाद्य उत्पाद भारत में आयात नहीं होंगे। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि कुछ चीजें जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता और मसूर दाल पिछले 20 साल से अमेरिका से भारत आती रही हैं और उन पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ घटाया जा रहा है। संसद के बाहर मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मकर द्वार पर हुए इस विरोध में सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर वाला पोस्टर दिखाया, जिस पर लिखा था, नरेंद्र सरेंडर्ड, द नेशन इज वॉचिंग। विपक्ष का आरोप है कि यह समझौता भारत के हितों, खासकर किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस फ्रेमवर्क में अमेरिकी सामानों पर शुल्क कम करने और कुछ कृषि उत्पादों पर छूट देने जैसे प्रावधान भारत के किसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस डील के पूरे विवरण को संसद के समक्ष रखे और पारदर्शिता बरते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैक्ट शीट के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि यह डील भारत की आर्थिक संप्रभुता पर हमला है और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जहां सरकार ने कहा था कि भारत अमेरिका संयुक्त बयान में रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं है, वहीं व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट ने इसकी पोल खोल दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने की शर्त यह है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने भारत की संप्रभुता की इस गिरावट को क्यों स्वीकार किया। खड़गे ने लिखा कि भारत के इतिहास में पहली बार कृषि क्षेत्र को विदेशी सामानों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। 6 फरवरी के संयुक्त बयान में जिन अतिरिक्त उत्पादों का जिक्र था, 9 फरवरी की व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में उनमें चुपके से दालों यानी पल्सेस को भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा लाल ज्वार के आयात को लेकर भी शर्तों में रहस्यमय बदलाव किए गए हैं। खड़गे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका से आने वाला पशु चारा DDGS और लाल ज्वार मुख्य रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। इससे भारतीय मवेशियों की नस्ल और दूध के स्वाद पर बुरा असर पड़ेगा। मोदी सरकार, जिसने 2017 से GM चारे को मंजूरी नहीं दी थी, उसने अचानक इसे अनुमति दे दी है। इससे देश के 2 करोड़ डेयरी किसान प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर राजनीति करने वाले अब मवेशी आबादी को नष्ट करने पर तुले हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.